Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish Mittal and in this video we will discuss the current affairs of Haryana for the 4th week of February 2021. तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं हरियाणा में इस वीक क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. पहली जो न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस. 106 न्यू पंचायत नोटिफाइड. 106 नई पंचायत नोटिफाई की गई हैं. देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि नए गांव बने हैं. इट डज नॉट मीन दैट न्यू विलेजेस हैव बीन नोटिफाइड. इसका मतलब है नई पंचायत नोटिफाई की गई हैं. इसमें फ़र्क समझते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल नहीं अगर हम एग्जैक्ट डेटा से ही बात करें So there are 6,846 villages in हरियाणा. हरियाणा में कुल मिलाकर 6,846 गांव हैं जिसमें से 6,222 ग्राम पंचायतें हैं. 6,846 गांव में से 6,222 में ग्राम पंचायतें हैं. तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी के 600 के करीब गांव हैं ये उनमें ग्राम पंचायत नहीं है? इसका मतलब ये है कि कुछ गांव इतने छोटे हैं कि वो अलग से ग्राम पंचायत बनाने के लिए क्वालिफाई नहीं करते. सो देखिए हर स्टेट जो आपका ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दिस सब्जेक्ट इज अंडर द स्टेट लिस्ट. दिस सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल. इसका मतलब हर स्टेट अपनी मर्जी से ये नोटिफाई कर सकती है. मतलब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे उसमें दो तरह की प्रोविजंस दी गई थी. कुछ प्रोविजंस जो थी वो मैंडेटरी थी जो हर स्टेट को माननी ज़रूरी है, जबकि कुछ प्रोविजंस ऐसी थी जो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो उसे कैसे नोटिफाई करना चाहती है. तो एक ऑप्शनल प्रोविजन जो थी वो ये थी कि किसी गांव में पंचायत हो तो उस गांव की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए कि उसमें पंचायत हो. ये नोटिफाई करने की जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा ने कह दिया कि किसी गांव की पॉपुलेशन अगर 200 से कम है तो वहाँ पे अलग से ग्राम पंचायत नहीं बनेगी. उसको और उसके साथ वाले किसी गांव को क्लब करके अगर उनकी पॉपुलेशन 200 से ऊपर जाती है तो उनकी कंबाइंड ग्राम पंचायत बनाई जाएगी. तो इसी तरह से हरियाणा में भी ये रूल है. हर स्टेट का अपना अपना एक क्राइटेरिया है. तो उस अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि 600 गांव करीब 600 के करीब गांव ऐसे हैं हरियाणा में जिनमें पॉपुलेशन क्राइटेरिया मैच नहीं होता. इस वजह से उन गांव में अलग से पंचायत नहीं है. उसके साथ वाले गाँव को 2 या 3 गाँव को मिलाकर एक पंचायत बना दी गई है. इसीलिए गाँव ज़्यादा हैं और पंचायतें कम हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें कि 106 नई पंचायतें बनाई गई हैं तो इसका मतलब यह है कि 106 नए गांव नहीं बनाए गए हैं बल्कि इस तरह के गांव जो पहले क्वालिफाई नहीं करते थे ग्राम पंचायत बनने के लिए अब क्वालिफाई करते हैं. कैसे? इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है. वेरी सिंपल, देयर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज. तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा में 200 का क्राइटेरिया है कि 200 से कम अगर किसी गाँव में लोग हैं तो वहाँ पर पंचायत के लिए अलग से वो क्वालिफाई नहीं कर सकता. मान लीजिए एक गांव की पॉपुलेशन है 150 और दूसरे की पॉपुलेशन है 130. तो ये आसपास है दोनों गांव, इन दोनों को मिलाकर करीब 280 पॉपुलेशन हो जाती है. तो इनको मिलाकर एक कॉमन ग्राम पंचायत बना दी गई. लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक विलेज की पॉपुलेशन या दोनों विलेजेस की पॉपुलेशन 200 क्रॉस कर जाएगी, मान लीजिए इसकी हो गई 250 और इसकी पॉपुलेशन हो गई 230, तो अब इसकी अलग से ग्राम पंचायत बनेगी और इसकी अलग से ग्राम पंचायत बनेगी. तो यही अब हुआ है. इसका मतलब गाँव की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई तो नई पंचायतें सरकार को बनानी पड़ी हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है. ओके, सो 106 इस तरह से नई पंचायत बनाई गई हैं एंड इट इज़ अ यू कैन से इट्स अ ऑप्शनल प्रोविजन और डिस्क्रिशनरी प्रोविजन विद द स्टेट गवर्नमेंट कि वो उस क्राइटेरिया को कितना रखना चाहती है कि कितनी पॉपुलेशन से कम वाले विलेज पंचायत के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे. And this provision has been given under the 73rd Constitutional Amendment. Right? तो ये जो डिसीजन है ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी उसको जब तक रिकमेंड नहीं करती तब तक इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जाते. सो दिस रिकमेंडेशन हैज़ बीन गिवन बाय हाई पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हेडेड बाय डेप्यूटी CM ऑफ हरियाणा.
तो इतने हाई लेवल की कमेटी होती है जो इस तरह के डिसीजन लेती है कि कोई नई कॉरपोरेशन क्रिएट की जाए, जैसे कोई नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई नई म्यूनिसिपल बॉडी बननी हो तो उसके लिए कैबिनेट डिसीजन लेती है, द स्टेट कैबिनेट टेक्स द डिसीजन। सिमिलरली ये नए गांव कौन से हैं जिनको नोटिफाई किया जाएगा उसकी डिसीजन दुष्यंत चौटाला कमेटी ने लिया है, वो इज़ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इनमें कहाँ पे ऐड की गई हैं ये पंचायतें? यमुनानगर में, करनाल में, कुरुक्षेत्र, नूह, भिवानी, पंचकुला और रेवाड़ी। तो कितनी कितनी है? यमुनानगर में 18, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र में 9, नूह में 8, भिवानी, पंचकुला और रेवाड़ी में 7 ईच। इन सभी जिलों में इतने इतने नए गांव जो हैं वो वहां पर पंचायतें क्रिएट की गई हैं। पहले ये कैसे काम कर रही थी? Earlier, the respective panchayats, through the DCs concerned or deputy commissioners concerned, had sent the cases for redrawing of administrative boundaries to the committee, thus paving the way for the notification. तो इन्होंने इन गाँव ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें अलग से पंचायत बनाया जाए क्योंकि हम अब क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इसके अलावा कुछ कई और रीजंस से बाकी कुछ गांव थे जिनकी रिजेक्ट हो गई है। सो नाउ देयर आर 6,222 ग्राम पंचायत इन हरियाणा, राइट। तो अब यहाँ पर अलग से इलेक्शन होंगे, यहाँ पर अलग से पंच सरपंच बनेंगे। तो गांव में जब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट देखिए, ये न्यूज़ इस वजह से इम्पॉर्टेंट नहीं थी कि कितने गांव में नई पंचायत बनी है, ये न्यूज़ इस वजह से इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दिखाता है कि पॉलिटी कितना डायनामिक है। सो व्हेनेवर यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन हरियाणा, तो आप ऑफ कोर्स यू कैन से दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। न्यू पंचायत्स आर बीइंग क्रिएटेड, न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर बीइंग क्रिएटेड एंड इट्स एन एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, और हरियाणा गवर्नमेंट इसमें बहुत प्रोएक्टिव है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट। नेक्स्ट, 2 Haryana industrial clusters selected for skill development project. Now this is something for social society of Haryana and economy of Haryana. So socio economic एक तरह से ये चीज़ हो जाती है। 2 इंडस्ट्रियल क्लस्टर सिलेक्ट किए गए हैं हरियाणा के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। पूरे इंडिया में से कुल 19 सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 2 हरियाणा में ही हैं। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो अगर 19 सिलेक्ट किए गए हैं तो मैक्सिमम एक स्टेट से हो सकता था, लेकिन 2 जो है वो हरियाणा से ही सिलेक्ट हो गए हैं। दैट मीन्स डिसप्रोपोर्शनेटली हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सिलेक्शन इज देयर इन हरियाणा। किस प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट हुआ है? स्ट्राइव प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट इट इज स्ट्राइव, विच इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनफोर्समेंट। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनफोर्समेंट, स्ट्राइव मतलब स्किल्स को स्ट्रेंथन करना ताकि इंडस्ट्रियल वैल्यू एनफोर्स हो सके। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रेजुएट या कोई भी एजुकेटेड जो इंडिविजुअल है, जब वो किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलता है तो वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होता। देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट द इंस्टीट्यूशंस टीच टू अ स्टूडेंट एंड व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स। तो उस गैप को फिल करने के लिए दिस स्कीम इज देयर, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनफोर्समेंट, और ये है वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। राइट, तो इसके लिए किस किस को सिलेक्ट किया गया है? विच ऑल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस? राय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सोनीपत एंड इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फरीदाबाद। इन दोनों क्लस्टर्स को सिलेक्ट किया गया है जहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली काम किया जाएगा। इसमें क्या होगा? बेसिकली 1 करोड़ रुपए की फंडिंग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिससे कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन से स्टूडेंट्स को? ITI के स्टूडेंट्स को, ITI और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, सो दैट दे बिकम इंडस्ट्री रेडी। तो इसके लिए ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट किया गया है, यानी कि 3 पार्टीज हैं जिनमें अग्रीमेंट हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा इज द फर्स्ट वन, सेकंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल क्लस्टर कंसर्न्ड, जैसे कि ये फरीदाबाद वाला हो गया। तो इन तीनों में एग्रीमेंट हुआ है। और फॉर मेकिंग द क्लस्टर द डिपार्टमेंट इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैव 10 और मोर वर्कर्स। नियरली 35 इंडस्ट्रीज हैव जॉइंड द क्लस्टर। बेसिकली इट टेल्स अस कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है
और वहाँ पर स्किलिंग इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो जब तक इंडस्ट्री से डिमांड नहीं आएगी तब तक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दे जनरली डू नॉट टेक प्लेस। इंक्यूबेशन सेंटर्स बनना या जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट या फिलिंग द गैप्स वाली जो चीज़ होती है, ये तभी हो पाती है जब इंडस्ट्री खुद डिमांड करे कि हमें स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए। तब इस तरह के क्लस्टर सेटअप होते हैं, उनमें फंडिंग होती है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है और वो इंडस्ट्री में जाकर जॉब ले लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपन्स। नेक्स्ट, कंप्लेंट्स बाय फार्मर्स फ्लड मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। ये गवर्नेंस से रिलेटेड एक टिपिकल टॉपिक है, गवर्नेंस। अब देखिए, कोई भी जब स्कीम बनती है तो उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सो हियर ऑल्सो एक ऑनलाइन क्रॉप रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मतलब अपनी क्रॉप को आपने वहाँ पर टोटली डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है। वहाँ पर फार्मर्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर की हैं, तो ये न्यूज़ इस वजह से है। ये एक अच्छी बात भी है लेकिन ये एक बुरी बात भी है। बुरी बात इस वजह से कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए इतनी सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं। अच्छी बात इसलिए दैट एटलीस्ट द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ चैनल टू रिसीव द कंप्लेंट्स एंड देन इट कैन एक्ट ऑन दोज कंप्लेंट्स एज वेल। अब अगर इन कंप्लेंट्स पे एक्ट किया जाता है, इन्हें रिजॉल्व किया जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जाता देन दिस होल मैकेनिज्म इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी तक 1500 के करीब कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 700 के करीब रिजॉल्व भी हो चुकी हैं और 800 के करीब अभी पेंडिंग पड़ी हैं। दैट मीन्स रेजोल्यूशन इज लेसर देन पेंडेंसी। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव इमेज यहाँ पर आ जाएगी गवर्नमेंट की। 2019 में ये पोर्टल शुरू किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड दिस पोर्टल मेकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडी एंड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू प्रोक्योरमेंट एजेंसी। 2019 में ये पोर्टल शुरू किया गया था और ये ज़रूरी है किसानों के लिए कि उन्हें अपनी फसल यहाँ पर डिस्क्राइब करनी पड़ेगी अगर उन्हें सब्सिडी चाहिए और अगर उन्हें प्रोक्योरमेंट एजेंसी से पैसा चाहिए। राइट, टेक्निकल ग्लिचेस आते रह रहे हैं, इसीलिए इस पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपका टेक अवे है वो ये हो सकता है कि जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपको एक एक्रोनिम याद रखना है, विच इज़ स्मार्ट। The governance has to be smart governance. Smart means it has to be simple, it has to be manageable, it has to be accountable, it has to be responsive, and it has to be transparent. अगर ये 5 चीज़ें हैं किसी भी गवर्नेंस एक्टिविटी में तो वो एक अच्छी गवर्नेंस मानी जाएगी, और अगर इन 5 में से कोई एक क्राइटेरिया भी मैच नहीं होता तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फ्लॉ है। अब जैसे यहाँ पर हमने जो अभी बात की, ये पूरा पोर्टल बनाया गया है, क्या ये पोर्टल सिंपल है? दैट इट इज़ अ सिंपल पोर्टल, इसको समझने में आम इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती। क्या ये मैनेजेबल है? ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। देयर आर टेक्निकल ग्लिचेस, देयर इज पेंडेंसी, इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है जिसकी वजह से पेंडेंसी आ रही है? क्या हमें पता चल रहा है कि पेंडेंसी क्यों आ रही है? या क्या जो ऑफिसर कंसर्न्ड है जिसने उसके ऊपर एक्शन लेना है, क्या उस पर पर्सनल लायबिलिटी या पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का मैकेनिज्म है? क्या ये रिस्पॉन्सिव है? क्या आप जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी आप अपील डाल रहे हो, कंप्लेंट डाल रहे हो, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बना हुआ है? क्या ये टोटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है? तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो किसी भी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको खुद को पूछने हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट की स्कीम सुनते हो, कोई भी प्रोग्राम सुनते हो, कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिट करते हो, किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, और यू वेन एवर यू रीड अबाउट एनी स्कीम, आस्क योर सेल्फ इफ इट फुलफिल्स दीज 5 क्राइटेरिया। इफ इट डज देन इट्स अ वेरी गुड स्कीम। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक नहीं फुलफिल हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई कमी है। जैसे ट्रांसपेरेंट जब हमने कह दिया, इसका मतलब है कि करप्शन का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। राइट, ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई चीज़ ओपेकली नहीं हो रही, ओपेसिटी नहीं है किसी चीज़ में। सो दिस इज स्मार्ट गवर्नेंस। जब भी वर्ड स्मार्ट गवर्नेंस यूज़ किया जाता है आपको ये एक्रोनिम याद रखना है। राइट, सो इस क्राइटेरिया पे आप किसी भी स्कीम को जज कर सकते हो। जैसे फार्मर्स खुद को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो मैनेज नहीं हो पा रहा पोर्टल, सो दैट इज द फ्लॉ इन दिस। अगर मैनेज हो जाएगा देन इट विल बिकम अ स्मार्ट गवर्नेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस एक्चुअली? गवर्नेंस इज नथिंग बट citizen government interface. Citizen government interface.
मतलब जब जो सरकार है वो सीधा सिटीजन से इंटरेक्ट करती है, दैट इज गवर्नेंस। कि गवर्नेंस कैसे हो रही है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है, गवर्नेंस अलग चीज़ है। सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस या इंटरेक्शन इज नोन एज गवर्नेंस। तो आजकल ई गवर्नेंस का ज़माना है, हर चीज़ वेबसाइट पे हो रही है, ऑल द सर्टिफिकेट्स आर बीइंग अप्लाइड ऑनलाइन, ऑल द परमिशंस आर बीइंग टेकन ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। सो ई गवर्नेंस इज़ द न्यू नॉर्मल। और ऐसे में इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो स्मार्ट गवर्नेंस में हिंड्रेंस बन जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मैनेजेबल, ऑल्दो द ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज अ लॉट। नेक्स्ट, फ्लोर वाइज सेल परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अलाउड इन हरियाणा। दिस अगेन इज काफ़ी छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड-19 के आफ्टर मैथ में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। रिसेशन हिट रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेशन से गुजर के चुका है। पहले ही थोड़ा सा मंदी चल रही थी रियल एस्टेट सेक्टर में, एंड नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट्स आफ्टर मैथ रिसेशन हैज़ हिट द सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत बड़े लेवल की मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, बहुत कैपिटल डिमांड करता है, एंड जेस्टेशन पीरियड इज़ क्वाइट लॉन्ग यूजुअली। जैसे रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड द रिटर्न्स दे मटीरियलाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए रिसेशन है इस सेक्टर में, और इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी फ्लोर वाइज सेल परचेज अलाउ कर दी है। इसका मतलब हर फ्लोर को अलग खरीदा और बेचा जा सकेगा। इट्स अ गुड स्टेप, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिवाइव होगी स्टेट में। सो इट वुड बी पॉसिबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगेंगे ऑफकोर्स, जिससे कि अलग अलग फ्लोर्स को अलग अलग प्रॉपर्टी के तौर पर बेचा जा सकेगा। वन टाइम 1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो स्टेट को भी थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाएगा इससे, विच विल फिल द गवर्नमेंट कॉफर्स। इसके लिए शहरों को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, हर शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल डिफरेंट होता है। अब अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में जो लेवल ऑफ या जो क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी फतेहाबाद में होगी, वो क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी गुरुग्राम में नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा। सो द लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन और द यू कैन से द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेरीज अ लॉट। तो उसके अकॉर्डिंग पूरी स्टेट में जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि एक हाइपर कैटेगरी है, हाइपर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है रियल एस्टेट की। इसमें आपका आ जाता है गुरुग्राम मानेसर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है के रेट हैं हरियाणा में। उसके बाद हाई 1 कैटेगरी जो उससे थोड़ा सा नीचे आती है, फरीदाबाद बल्लभगढ़। उसके बाद हाई 2 कैटेगरी, इसमें आ जाता है पंचकुला, सोनीपत, कुंडली एंड पानीपत। तो इस तरह से लो 1 कैटेगरी है। फिर उसके बाद लो 2 कैटेगरी, देन मीडियम कैटेगरी। जैसे लो 2 कैटेगरी में क्या आ जाता है, नरवाना, नारायणगढ़, घरौंदा, हांसी, टोहाना, तलवंडी, शाहबाद, इस तरह की एरियाज आ जाते हैं। तो पूरे हरियाणा को 6 क्लस्टर्स में बांटा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग उन पे टैक्स या फीस जो है वो लगती है। सो एक तरह से यू कैन साइट दिस स्कीम एनीवेयर, जहाँ पर भी आपको लगे द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन हरियाणा इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19। तो वहाँ पर ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन गवर्नमेंट स्कीम HSCPCR, यानी कि हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो स्टेट कमीशन होती है चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट एंड हरियाणा पुलिस टू लॉन्च स्टेट वाइज हिफाजत कैंपेन ऑन चाइल्ड राइट्स। हिफाजत मीन्स प्रोटेक्शन, मतलब चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेन शुरू कर रही है हरियाणा पुलिस इन कोलैबोरेशन विद HSCPCR, जिसका नाम है हिफाजत। राइट, इसको शुरू किया गया है फ्रॉम पंचकुला, इट वाज लॉन्च्ड। ओके, तो इसमें क्या किया जाएगा, हिफाजत एक्सप्रेस चलाई गई है। राइट, बिसाइड्स दिस द हिफाजत थीम सॉन्ग वाज लॉन्च्ड। एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है जहाँ पर चाइल्ड राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है उसकी कंप्लेंट डायरेक्टली रजिस्टर की जा सकती है। कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि चाइल्ड राइट्स की वायलेशन क्या होती है। चाइल्ड लेबर करवाना चाइल्ड राइट्स की वायलेशन है, या फिर उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरह से ट्रॉमा में रखना या टॉर्चर करना, ऑल दीज आर वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्हें स्कूल ना भेजना, उनकी हेल्थ केयर ना देखना, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखना, ऑल दीज ऑल्सो अमाउंट टू वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स।
So this campaign is aimed at creating awareness on the topic of child rights and prevent child sexual abuse. Of course this also is a part of it. Child sexual abuse को रोकने के लिए बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन चल रहा है and it has been launched from Panchkula. So you should know about this. अभी ये स्कीम बेसिकली लॉन्च ही हुई है तो इसके डिटेल्स धीरे धीरे फिल इन होंगी द वे धीरे धीरे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा. बट यू शुड नो कि चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हरियाणा में एक अलग से एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म, एक स्कीम चल पड़ी है. नेक्स्ट ये एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, ये एक तरह से एक एनालिसिस की न्यूज़ है. ये अपने आप में एक न्यूज़ नहीं है लेकिन ये एनालिसिस है गवर्नमेंट स्कीम का. बट ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इन दीज हरियाणा विलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट्स नल से जल हैज़ एंडेड अ पेनफुल डेली को फॉर वुमेन. नल से जल कैंपेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नल से जल, दैट मीन्स एवरी हाउसहोल्ड शुड हैव पाइप्ड वाटर सप्लाई. इसका सीधा सा मतलब होता है तो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन रूरल एरियाज़ में, गाँव के इलाकों में जहाँ पर पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है कुएं पर या नदी में, वहाँ पर अगर हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुँच जाए, दैट इज़ द मोटो, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नल से जल कैंपेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये हरियाणा में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसकी वजह से कुछ ग्राउंड लेवल पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जिस पे ये एनालिसिस है. So what is this? This mission was launched, नल से जल मिशन was launched in August 2019 और इसका पर्पस है to provide drinking water supply to every rural household by 2024. 2024 तक हर गांव के घर में पाइप्ड वाटर पहुंचाना is the purpose of this. इससे पहले इसी लाइन पे बहुत सारी और स्कीम्स चल चुकी हैं, जैसे कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चला था. उसी तरह से 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए अंडर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ओपन डेफिकेशन फ्री था स्वच्छ भारत मिशन से. सो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया या कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को टारगेट करके उसे बहुत मैसिव स्केल पे इंप्लीमेंट करना, दिस हैज़ बीन द मॉडल दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग. तो अभी उस दिशा में नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, और इसके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए का आउटले जो है वो रखा गया है अगले 5 सालों के लिए, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 2,08,000 करोड़ और बाकी के जो है वो स्टेट से आएंगे. सो इट इज़ अ सेंटर स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम. सेंटर स्टेट की कंट्रीब्यूशन रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 2:1 की रेशो में, राइट. 2:1 की रेशो में करीब ये जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगी, या 60-40 यू कैन से, राइट. उसके बाद ये कौन सी मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कर रही है? यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये डेटा है. करंटली ऑफ द 31 लाख टोटल रूरल हाउस होल्ड्स इन द स्टेट, तो हरियाणा में कुल 31 लाख घर हैं रूरल एरियाज में. 85% इसमें से दे हैव टैप वाटर कनेक्शंस. 85% घरों में तो टैप वाटर कनेक्शंस हैं ऑलरेडी, बाकी 15% घरों में जो नहीं है वहाँ पर नल से जल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. बाय 2024 देयर विल बी 100%, मतलब ये टारगेट है कि 100% इसको अचीव किया जाएगा. जैसे कुरुक्षेत्र की एक एग्जांपल दी है इन्होंने. कुरुक्षेत्र 80% जो हाउस होल्ड्स हैं इन रूरल एरियाज दे ऑलरेडी हैव वाटर कनेक्शंस. तो कुछ एरियाज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं जो अर्बन एरियाज के आसपास होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होती है, बट अदर्स डू नॉट परफॉर्म दैट वेल. तो ये आपकी न्यूज़ है दैट हाउ दिस, ये एनालिसिस है. देयर इज़ डेटा हेयर कि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है मेवात और रेवाड़ी में यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जबकि अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी वाटर सप्लाई है. तो ये थोड़ा सा एक एनालिसिस हो जाता है यहाँ पे, राइट. तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये जो पाइप्ड वाटर सप्लाई है ना, इसके लिए पानी समिति बनाई गई है. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जाम में भी, जो मेंस राइटिंग या आंसर राइटिंग जैसी चीज़ों में हेल्प करेगा. पानी समिति, पानी समिति का मतलब है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी. ये बनाई गई है स्कीम के अंडर. तो बेसिकली ये गांव में आप सारे घरों में अभी तक पानी नहीं है, लेकिन अब आप पानी पहुंचा दोगे तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए अगर विलेज में ही कमेटी बना दो लोगों की, दैट विल बी मच बेटर, राइट. तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पानी समितिज और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज विल बी ब्रॉट इन टू हेल्प विद वाटर सप्लाई मैनेजमेंट. तो ये क्या इसकी कॉम्पोजिशन होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है.
तो पानी समिति विल बी हेडेड बाय द सरपंच, जो भी उस गांव का सरपंच होगा वो उसका हेड होगा। 50% रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम विमेन एंड 25% फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज़, ये इसकी कॉम्पोजिशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होने वाली है पानी समिति की? पानी समिति और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, न्यू कमिटी हैविंग सरपंच एज द हेड, 50% उसमें विमेन होनी चाहिए और 25% जो है SC/ST कम्युनिटी के लोग उसमें होने चाहिए। क्या करेंगी पानी समितिज? पानी समितिज will not only decide the kind of infrastructure required for every village, but at a later stage they will also fix charges to be paid by residents। मतलब उसके लिए अगर रेजिडेंट्स को पानी के लिए पैसा पे करना है तो वो भी विलेज समिति ही डिसाइड करेगी, और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो भी विलेज समिति बनाएगी, क्योंकि हर गांव की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं दे सकती। हो सकता है कोई गांव कहे कि हम, जो उस गांव का सरपंच है वो कहे कि सारा का सारा खर्चा जो है उसको रनिंग करने का या कुछ भी वो जो पंचायत है वो वहन करेगी, हम लोगों से नहीं लेंगे। जबकि किसी और गांव में हो सकता है कि नहीं, हर सारे लोग देने को तैयार हैं तो वो कंट्रीब्यूट करके अपना पैसा जो है देंगे। सो इट हैज़ बिन लेफ्ट टू द विलेज, इट हैज़ बिन लेफ्ट टू द सरपंच टू मैनेज दिस। सो इट्स अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ decentralized decision making, decentralized decision making, कि लोअर लेवल पे पंचायत पे छोड़ दिया गया, सरपंच पे छोड़ दिया गया है कि उन्होंने ये मॉडल कौन सा अडॉप्ट करना है। सो इट्स अ गुड थिंग। द आइडिया इज टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड टू हेल्प देम मैनेज देयर रिसोर्सेज, ताकि लोगों को खुद अपने रिसोर्सेज मैनेज करने आए। अब सरकार 6-7 हज़ार गाँव में पानी नहीं मैनेज कर सकती, तो हर गांव में अगर उस वहीं की कमेटी पानी मैनेज करेगी, दैट विल बी वेरी गुड, राइट। तो ये पानी समिति, इसकी कॉम्पोजिशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम वाटर बिल्स, दे विल बी अलाउड टू कीप द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम वाटर बिल्स एंड यूज इट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइंस। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म भी बन सकता है। अगर कोई गांव सोचे कि अगर हम थोड़े थोड़े पैसे ले भी लेते हैं पानी के लिए लोगों से, तो उसी पैसे से अगर हम उसी पानी की मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। बेसिकली इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द सरपंच एंड द पानी समिति। तो एक अच्छी, बड़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस, राइट। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।